अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के इसका सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक रिवीजन। ये वीडियोस जो है वो आपके ओल्ड कोर्स पर आधारित है। मतलब अगर आप मई 2016 या उसके बाद एग्जाम अपियर करने के लिए जा रहे हो और आपका ओल्ड कोर्स है, यानी कि इसका आपको 100 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है, तभी ये डीवीडीज आपके लिए रिलेवेंट होगी। इसका सब्जेक्ट की डीवीडीज को हमें 3 पार्ट में बांट के पढ़ाई करनी है। पहला हमारी रेगुलर क्लासेस की डीवीडीज आती है जिसमें पूरे सिलेबस को काफी डिटेल में हमने कवर किया है। उसके बाद फास्ट ट्रैक रिवीजन जिसमें पूरे सिलेबस को 100% सिलेबस को हमने फास्ट ट्रैक मोड में कवर किया है, यानी कि जो वीडियोस अभी आप सुन रहे हो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियो है। और तीसरे टाइप की डीवीडीज आती है लास्ट मोमेंट रिवीजन। एलएमआर डीवीडीज मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि आप एग्जाम के एक दिन पहले भी पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाओ। इसका को याद करने का और इसका में मार्क्स स्कोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बार बार चीजों को रिवाइज करो, बार बार चीजों को सुनो। यहां तक कि मैं एडवाइस करता हूं कि अगर आप इन डीवीडीज को वीएलसी प्लेयर में प्ले करते हो तो आप अपने स्पीड को बढ़ाकर हमेशा सुनो, यानी कि 1.2, 1.5 या 1.7 जो भी मैक्सिमम स्पीड आप कवर कर सकते हो। मान लो आपका एग्जाम कि एक दिन पहले का गैप जो आपको मिलता है, इसका के पेपर के एक दिन पहले का जो आपको गैप मिला है, उस गैप में आपके लिए ये एलएमआर काफी काम की चीज है। अगर ये एलएमआर 6 से 7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा देती है आपको, इसका मतलब अगर आप वीएलसी प्लेयर में डबल स्पीड में सुनते हो तो 3.5 घंटे में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले भी आराम से 3 से 4 बार आप एलएमआर को सुन सकते हो। उसके बाद मैं एडवाइस करता हूं कि एलएमआर को 3-4 बार सुनने के बाद एग्जाम के एक दिन पहले आप स्टडी मेडल को लगातार पलटते रहो। ये ना सोचो कि इसमें कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा, बस आपको पलटते रहना है एग्जाम के सेंटर तक जाते जाते ही। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये इसका पेपर में इन तीनों टाइप की डीवीडी सुनने के बाद आपको कोई भी पॉइंट या कोई भी बात ऐसी नहीं होगी इसका सब्जेक्ट में जो आपको पता नहीं होगा। यानी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन काफी जाना पहचाना लगेगा और आप स्टडी मेटेरियल के अकॉर्डिंग उसका आंसर कर पाओगे। ये हमारा इसका सब्जेक्ट टोटल 8 चैप्टर इसमें कवर करता है। इसमें एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर टोटल 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड लगा हुआ है। मैं एडवाइस करता हूं कि पूरे के पूरे सिलेबस पे 100% सिलेबस पे जेम्स बॉन्ड बनना उतना आसान नहीं है। इसकी वजह से मैं एडवाइस करता हूं कि 8 में से 4 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जो आपको काफी आसान लगते हो, और काफी आसान लगने के बाद उसको आप मैक्सिमम नंबर टाइम रिवाइज करके आप उस पर अपना 100% कमांड कर लो। मतलब 8 में से 4 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिसपे आपका 100% कमांड होना चाहिए। जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो इन 4 चैप्टर्स पे जिसपे आपने 100% कमांड किया हुआ है, मतलब उसमें से कुछ भी आपने नहीं छोड़ा हुआ है, सब कुछ आपने याद करके रखी हुई है, उन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन को सेलेक्ट करने हैं और उसका आंसर पहले अपीयर करना है, ताकि आपके कॉपी चेक करने वाले का, यानी कि आपके एग्जामिनर का इंप्रेशन काफी अच्छा पड़े। मैं एडवाइस करता हूं कि कौन से 4 चैप्टर ऐसे होने चाहिए जिसपे आपका 100% कमांड होना चाहिए। तो ये 4 चैप्टर बहुत आसान है जिसमें टिक मार्क लगा हुआ है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 4 बीसीपी एंड डीआरपी, चैप्टर नंबर 6 ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और चैप्टर नंबर 8 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके कंटेंट्स भी, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस में भी इसमें कम है और इसका सिलेबस भी याद करना आपके लिए काफी आसान है। फिर जिसमें मैंने हाथ का निशान दे के रखा हुआ है, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिस चैप्टर में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को आपने अच्छे से समझ डाला, मतलब आप एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से अपीयर कर सकते हो। यानी कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बस आराम से आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 को समझ गए तो एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। फिर भी हमने इसमें मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करा है ताकि चीजें आपको याद करने वाले को भी आसान पड़े। और जहां तक बात होती है चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 7 की, चैप्टर नंबर 7 में विशेष रूप से आपको आईटी एक्ट के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 1 में गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7, ये पढ़ने में आपको थोड़ा जरूर अजीब लगेगा, लेकिन मैं एडवाइस करता हूं कि फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियोस को आप जो है कम से कम 2-3 बार कवर करके रखो इन दोनों चैप्टर्स के लिए। उसके बाद एलएमआर सुनना आपके लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 7 में काफी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का फास्ट ट्रैक रिवीजन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है, इंट्रोडक्शन हमारा टॉपिक नंबर 1.1 है। सीए फाइनल के लेवल में इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क को, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क को, सिक्योरिटी को
कंट्रोल को और ऑडिट को समझने के लिए ये पेपर डाला गया है, खासकर ये चैप्टर डाला गया है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, रिस्क के बारे में पढ़ना है और कंप्लाइंस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ कोविड फ्रेमवर्क वगैरह सब जैसे फ्रेमवर्क पढ़ने हैं जो कि गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। कंपनीज एक्ट 2013 और क्लॉज नंबर 49 और सार्बेन्स ऑक्सिलरी एक्ट, इन तीनों को अगर हम साथ में पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लाइंस यानी कि जीआरसी मैंडेटरी कर दिया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में न केवल लिस्टेड कंपनी के लिए बल्कि हर प्रकार की कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैंडेटरी करके रखा हुआ है। ये चैप्टर जो है आपके ऑडिट पेपर से काफी मिलता जुलता है, यानी कि इस चैप्टर में आप जो देखोगे इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ना है और ऐसी कुछ जानकारियां आपको मिलेंगी जो आपको ऑडिट पेपर से काफी मिलता जुलता रहेगा। यहाँ पर क्या डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, गवर्नेंस को समझने के लिए और गवर्नेंस को पढ़ने के लिए हमारा क्या डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केवल 3 डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। पहला अंडरस्टैंड करना है कुछ बातों को अंडरस्टैंड करना है, कुछ बातों का असेसमेंट करना है और कुछ बातों को आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है। समझना है, असेसमेंट करना है और रिव्यू करना है, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। 3 बातों को समझना है, 3 बातों का असेसमेंट करना है और कुछ बातों को आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है। आखिर समझना किस किस चीज को है, तो जैसा कि हमने बोला कि कंपनीज एक्ट 2013, क्लॉज 49 और सॉक्स को आप साथ में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लाइंस यानी कि जीआरसी जो है वो लीगली मैंडेटरी करके रखा गया है। यानी कि आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जीआरसी के एस्पेक्ट को समझना है, आईटी के वातावरण में ऑडिट कैसे करेंगे इस बात को समझना है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस हमें अप्लाई करना है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें जो बेस्ट प्रैक्टिस हमारे बिजनेस में अप्लाई करना है, इस चीज को हमें समझना है। 3 बातों का असेसमेंट करना है, टेक्नोलॉजी जो हम यूज करने के लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उसका इंपैक्ट क्या होगा, टेक्नोलॉजी जो हमें यूज करना है और उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या क्या अच्छे इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या बुरे इंपैक्ट हो सकते हैं, इन बातों का असेसमेंट करना है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान यानी कि आपका बिजनेस हर हाल में, क्रिटिकल बिजनेस जो है, कितना भी डिजास्टर आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, पर आपकी क्रिटिकल बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहने चाहिए ताकि उस पर आपका गोइंग कंसर्न टिका हुआ है। इस बात को भी आपको असेसमेंट करना है कि आपका बीसीपी कितना मजबूत है ताकि आपका गोइंग कंसर्न हार्म ना करे। उसके बाद जो है असेसमेंट करना है एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी को, यानी कि आपके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। मान लो कि आपका सिस्टम जो है बिना आईटी वाला है, आपके बिजनेस में अभी प्रेजेंटली बिना आईटी वाला सिस्टम है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम आप लगाना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ चीजें एक्वायर करनी पड़ेगी, कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ेगी और उसके बाद एक्वायर और डेवलप कर लिया तो फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसकी स्ट्रेटजी को आपको असेसमेंट करना है, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है कुछ बातों को, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क को, इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी को, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल को और मैनेजमेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, उस बातों को। तो ये आपका डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो आपका पहला टॉपिक आता है। टॉपिक नंबर 1.1 में हम लोगों ने देखा डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या क्या है, कुछ बातों को अंडरस्टैंड करना है, जीआरसी को, ऑडिट कैसे करेंगे आईटी वातावरण में और बेस्ट प्रैक्टिस कौन सा रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा, आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क को, सिक्योरिटी को, कंट्रोल को और मैनेजमेंट के एस्पेक्ट को। उसके बाद हम लोगों ने देखा असेसमेंट करना है एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को। उसके बाद हम लोगों को बिजनेस कंटिन्यूटी को बरकरार रहे हैं हमारी हमेशा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हमारा सही है कि नहीं गोइंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा असेसमेंट करना था हम लोगों को एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 1.2 आता है की कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस के बारे में। हमारा टॉपिक नंबर 1.2 क्या बोलता है की कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस पे। गवर्नेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करनी है और जब वैल्यू डिलीवर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कुछ रिस्क उठाने पड़ते हैं। रिस्क उठाने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है, सारा काम अकेले तो कर नहीं सकती है, तो वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करती है। ठीक है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी को शेयर करती है। टॉप मैनेजमेंट जो होती है अपनी अकाउंटेबिलिटी को शेयर करती है। जब अपनी अकाउंटेबिलिटी को शेयर किया जाता है किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे गवर्नेंस का कंसेप्ट अराइज हो जाता है। गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गवर्नेंस का कंसेप्ट कब अराइज होता है, जब आप अकाउंटेबिलिटी शेयर करते हो किसी के साथ अपनी, तो आप उसको जो है चेक करोगे कि वो बेटा सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम सारे काम को, यानी कि उसको इवेलुएट करोगे, मॉनिटर करोगे, ठीक है, और असेसमेंट करोगे सारी चीजों का। तो हम लोग जानते हैं गवर्नेंस, इंटरप्राइज गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तीन टर्म हमें यहां पर बताया गया है। गवर्नेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, जो गवर्नेंस होता है वो ग्रीक के गबर वर्ड से बना हुआ है,
ग्रीक के गबर वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मीन्स एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, ताकि स्टेक होल्डर लोग इवेल्युएट कर सके, बहुत सारे ऑप्शंस को उसी हिसाब से डायरेक्शन दे सके और उनके डायरेक्शन का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर कर सके। तो इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर, ईडीएम। तो गवर्नेंस को हम लोगों ने याद किया था कि गब्बर सिंह एक बार ग्रीक गया था। ग्रीक में उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी, और बड़ी सी बिल्डिंग देखी, उसमें सीढ़ियों से वो ऊपर चला गया, मतलब छत पे चला गया, तो यानी कि स्टेयर से ऊपर चला गया। स्टेयर से जब ऊपर चला गया तो उसने देखा है एक पागल आदमी जो है ईडीएम चिल्लाते हुए वहां से वो जंप कर गया। तो उसको ये मीन्स एंड मैकेनिज्म उसको समझ में नहीं आया कि वो जंप क्यों कर गया। ठीक है, तो यानी कि गबर वर्ड से बना हुआ है, उसका मतलब होता है टू स्टीयर। ठीक है, टू स्टीयर, इसी वर्ड से स्टीयरिंग कमिटी बनी हुई है। आपने ऑडिट में पीयर रिव्यू पढ़ा होगा। पीयर का मतलब होता है जब पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग हमारे काम को रिव्यू करते हैं तो उसको हम लोग पीयर रिव्यू बोलते हैं। लेकिन जब हमारे से ऊपर लेवल वाले मैनेजमेंट के लोग अगर हमारे काम को रिव्यू करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीयर करना बोलते हैं। ठीक है, तो स्टीयरिंग कमिटी इसी से बना हुआ है। टॉप मैनेजमेंट के लोग मिलकर एक कमिटी बनाते हैं, तो स्टीयरिंग कमिटी वर्ड आपने सुना ही होगा। तो आपको गवर्नेंस में याद रखना है कि गवर्नेंस जो होता है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है गबर, और ग्रीक वर्ड से गबर बना हुआ होता है, मतलब गबर ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है किसी के काम को इवेल्युएट करना। ठीक है, यानी कि गवर्नेंस हमको मीन्स एंड मैकेनिज्म, हमको बोलो तो स्टेक होल्डर लोगों को मीन्स एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में इवेल्युएट कर सके, डायरेक्ट कर सके एंड मॉनिटर कर सके। गवर्नेंस जो होता है वो ग्रीक वर्ड गवर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। ये स्टेक होल्डर लोगों को मीन्स एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि स्टेक होल्डर लोगों को इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव को, और इवेल्युएट करने को उसी हिसाब से डायरेक्शन देने के लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव उनको लगे, और जो डायरेक्शन का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको मॉनिटर करने की फैसिलिटी देता है। उसके बाद गवर्नेंस में दो टर्म आता है, एक इंटरप्राइज गवर्नेंस एंड एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में मैंने बोला कि अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 क्लॉज नंबर 49 ऑफ सेबी रेगुलेशन और सार्बिन ऑक्सिलरी एक्ट और बहुत सारे एक्ट्स को ध्यान में रख के पढ़ते हो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैंडेटरी कर रखा गया है। इंटरप्राइज गवर्नेंस क्या होता है, हम अपने इंटरप्राइज में जो मीन्स एंड मैकेनिज्म डेवलप करना चाहते हैं जिसके थ्रू जो है हमारे काम को इवेल्युएट किया जा सके, डायरेक्ट किया जा सके एंड मॉनिटर किया जा सके, हमारे काम में ट्रांसपेरेंटी, अकाउंटेबिलिटी ये सब मेंटेन रह सके। तो इस चीज के लिए जो हम लोग गवर्नेंस इंटरनली बनाते हैं संस्था के अंदर में, उसको हम लोग इंटरप्राइज गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। यानी कि ये एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस होता है। ये एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस होता है, मतलब एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन मिलता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या मिलता है स्टेक होल्डर लोगों को, तो एक फ्रेमवर्क मिलता है, यानी कि सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस होता है। किसके लिए होता है, टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है। तो ये इंटरप्राइज गवर्नेंस में सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस बताए गए रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टॉप मैनेजमेंट को बेस्ट प्रैक्टिस मिले, ठीक है, और बिजनेस का डायरेक्शन हमेशा सही रहे, इसके लिए इंटरप्राइज गवर्नेंस होता है। इंटरप्राइज गवर्नेंस जो होता है वो सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिस देता है, मतलब एक फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत टॉप मैनेजमेंट लोग स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन जो उसको मिलता है, डायरेक्शन देने वाला कौन, स्टेक होल्डर लोग, उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और रिस्क को मैनेज कर सके। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है, इंटरप्राइज गवर्नेंस में ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको अपने आप में समा कर रखता है। यानी कि ये इंटरप्राइज गवर्नेंस जो होता है वर्ल्ड के दुनिया भर के अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस को और अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स को अपने आप में समा के रखता है। उसके बाद हमारा दूसरा टर्म है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसको हम लोग कन्फॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही से डायरेक्शन के लिए स्ट्रक्चर, प्रोसेस और कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। ये बताता है कि आपका डायरेक्शन हमेशा सही रहे बिजनेस का, इसीलिए आपको ये स्ट्रक्चर, प्रोसेस वगैरह सब और कंट्रोल वगैरह सब बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब हम लोग बात करते हैं, जिसको कन्फॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्शन एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा सिस्टम बना के देता है, ऐसा स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस बना के देता है जिससे स्टेक होल्डर लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम वैल्यू डिलीवर हो पाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टेक होल्डर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वो डिलीवर हो पाए। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक चीज ये होती है कि इंटरनल कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया हुआ होता है, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सार्बिन ऑक्सिलरी एक्ट क्लॉज नंबर 49 कन्फॉर्मेंस पर्सपेक्टिव पर काफी स्ट्रेस देता है, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे
यानी कि गवर्नेंस के कन्फॉर्मेंस पर्सपेक्टिव पे काफी जो है वो आपका स्ट्रेस देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिजनेस गवर्नेंस और परफॉर्मेंस गवर्नेंस की। तो अगर एंटरप्राइज गवर्नेंस की बात करें तो एंटरप्राइज गवर्नेंस जो हम लोगों ने अभी भी देखा, इसके दो टाइप में हम लोग एंटरप्राइज गवर्नेंस को बांट सकते हैं। पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस और दूसरा हम लोगों का बिजनेस यानी कि परफॉर्मेंस गवर्नेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से, परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से एंटरप्राइज गवर्नेंस को बांट सकते हैं। तो उसके दूसरे पहलू की चर्चा हम लोग करते हैं, बिजनेस गवर्नेंस और परफॉर्मेंस किसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन जो आपका बिजनेस का डायरेक्शन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज के से वो सही तरीके से परफॉर्म करे, इस बात के लिए जो गवर्नेंस देता है उसको हम लोग बिजनेस गवर्नेंस या परफॉर्मेंस गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। यानी कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स देता है जिससे आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, इस गवर्नेंस से आपको टूल्स एंड टेक्निक मिलता है, यानी कि एक ऐसा मींस एंड मैकेनिज्म मिलता है जिससे आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सको, और इवैल्यूएट करने के बाद कुछ कमी लगी तो उसके हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हो, और परफॉर्मेंस लगातार बना रहे इस बात को मॉनिटर कर सकते हो। तो EDM ये टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वैल्यू डिलीवरी स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके वैल्यू डिलीवर की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। परफॉर्मेंस को पहले इवैल्यूएट किया जाता है, उसके बाद स्टेक होल्डर लोगों को जो अच्छी वैल्यू डिलीवर करनी है बिजनेस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। बिजनेस गवर्नेंस या परफॉर्मेंस, इसमें ऑडिट कमेटी और अदर कई प्रकार की अथॉरिटी बनाई जाती है। ठीक है, जाकि ऑडिट कमेटी सही चीजों सही तरीके से सब बातों को ठीक से ऑडिट कर सके, परफॉर्मेंस ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस बात को जानने के लिए ऑडिट कमेटी और अदर अथॉरिटी बनाई जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है IT एंड गवर्नेंस। तो स्टडी मेटल के हिसाब से ये हमारा टॉपिक नंबर 1.3 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज करते हो, ठीक है, अपने बिजनेस में, अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, तो जाहिर सी बात है कि रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि IT के इस्तेमाल से काफी ज्यादा से ज्यादा रिस्क होता है। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप यूज करते हो तो आपको गवर्नेंस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो IT के यूज से रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए कंट्रोल वगैरह सब लगाने की ज्यादा जरूरत होती है। और खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आप लगाते हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो, क्लॉज नंबर 49 हो या कंपनीज एक्ट हो, अपने इंडिया में और विदेश की जितनी सारी एक्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए रिलेवेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि सार्बेंस ऑक्सिलरी एक्ट, ये सारी चीजें गवर्नेंस को मैंडेटरी करके रखा हुआ है, यानी कि लीगल लॉ एंड रेगुलेशंस में रिक्वायरमेंट किया गया है, मैंडेटरी बाय वेरियस लॉ एंड रेगुलेशंस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस के बेनिफिट। गवर्नेंस के बेनिफिट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को लक्ष्य मूवी की याद आनी चाहिए। बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस, जिस तरह से बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस होता है, इसी तरह इस मूवी में, लक्ष्य मूवी में प्रीति जिंटा का बेनिफिट गवर्नेंस का किसको मिलता है? ऋतिक रोशन को मिलता है। यानी कि इसमें इसके पास कोई मिशन नहीं होता है। सबसे पहले ऋतिक रोशन के पास कोई मिशन नहीं होता है, तो प्रीति जिंटा मिलने के बाद उसको इनकरेजमेंट आता है अपने आप में, और उसके बाद जो आइडिया आता है उसको वो इंप्लीमेंट करता है, जिससे उसके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है और वो सारी प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाता है। फिर उसका दुनिया में, घर परिवार से सबसे रिलेशन अच्छा होता है, क्योंकि अब वो काम करने लगता है और लाइफ में वो काफी इफेक्टिव डिसीजन ले पाता है। ठीक है, तो इस तरह से एसोसिएट कर देना है आपको किसी भी तरह करके बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मिशन एंड स्ट्रैटेजी। तो मिशन एंड स्ट्रैटेजी हमारा पहला पॉइंट है। ये मिशन एंड स्ट्रैटेजी इंश्योर करता है कि इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से मिशन की ओर सही डायरेक्शन में इंटरप्राइज जो है वो जा रहा है। ट्रांसपेरेंट डिसीजन और अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेंटेन हो रही है पूरी तरीके से। तो क्या मिशन एंड स्ट्रैटेजी है गवर्नेंस का? तो बेनिफिट क्या है? पहला कि आपके मिशन एंड स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताता है, यानी कि एंटरप्राइज जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करने के लिए सारे डिसीजन जो है ट्रांसपेरेंट वे में हो रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो काफी तरीके से, अच्छे तरीके से मेंटेन हो रही है। दूसरा बेनिफिट होता है इनकरेज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज खुद करो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर दो, दोनों सिचुएशन में आईटी की जो बिहेवियर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बिजनेस के लिए बिहेवियर है, इस बात को अच्छे तरीके से इंकरेज करता है कि वो सही दिशा में रहे, यानी कि बिजनेस के बेनिफिट के लिए हो। आईटी का यूज जो है वो बिजनेस के बेनिफिट के दिशा में ही हमेशा बढ़े, इस बात को इंकरेज करता है। तीसरा इंप्लीमेंट, डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस को इंप्लीमेंट और इंटीग्रेट करता है। इंप्लीमेंट और इंटीग्रेट करता है किस चीज को? तो गवर्नेंस का बेनिफिट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से आपका डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस जो है वो इंप्लीमेंट हो और इंटीग्रेट हो, ताकि आपका जो है बिजनेस और गवर्नेंस, मतलब बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमेशा अलाइन रहे। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है गवर्नेंस, अगर आपका अच्छा है तो। स्टेबिलिटी एंड ओवरकम,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा बदलते नहीं रहता है मैनेजमेंट का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आती है और ओवरकम कर पाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है मैनेजमेंट के लेवल में उसकी जो लिमिटेशंस होते हैं उससे ओवरकम करने में काफी सहायता करता है गवर्नेंस। इंप्रूव रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन इंटरनली कस्टमर लोगों के साथ और मतलब अदरवाइज जो इतने स्टेक होल्डर लोगों के साथ हैं उनके साथ रिलेशन को इंप्रूव किया जाता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी बढ़ता है, स्टेक होल्डर लोग भी काफी खुश होते हैं। गवर्नेंस अच्छा हो तो आपका इफेक्टिव डिसीजन बना रहेगा। आईटी प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव और स्ट्रैटेजिकली अलाइन डिसीजन आपको मिलेगा, मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्विस और रिसोर्सेज का यूज आपके हमेशा बिजनेस के डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस में हम लोगों ने देखा मिशन एंड स्ट्रैटेजीज, इनकरेज, इंप्लीमेंट, स्टेबिलिटी एंड ओवरकम, रिलेशन एंड सेटिस्फैक्शन और इफेक्टिव डिसीजन के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आईटी गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आईटी गवर्नेंस, आप ध्यान से देखो कि गवर्नेंस में एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे जिसको कन्फॉर्मेंस भी बोलते हैं, जिसपे हमने चर्चा पहले से करी हुई है, और एक आईटी गवर्नेंस होता है और एक गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी करके टर्म होता है। यानी कि गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस और गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज गवर्नेंस जो होता है वो दोनों इंटरचेंजेबल होता है। ये आईटी गवर्नेंस और जीईआईटी करके एक टर्म आपको मिलेगा, गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी। ठीक है, ये दोनों टर्म जो होता है आईटी गवर्नेंस जो होता है वो इंटरचेंजेबल होता है और जीईआईटी, लेकिन जीईआईटी जो होता है गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी जो होता है वो ब्रॉडर कंसेप्ट को कवर करता है। क्योंकि देखो आईटी गवर्नेंस जो होता है वो 3 वर्ड से बना हुआ है, आईटीजी यानी कि 3 वर्ड से बना हुआ आईटी गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, और गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी ये 4 वर्ड से बना हुआ है, जीईआईटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जीईआईटी ब्रॉडर कंसेप्ट को कवर करता है। ये याद करवाने के लिए मैंने आपको एक बात बताई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आईटी गवर्नेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सबसेट होता है आईटी गवर्नेंस, क्योंकि कॉर्पोरेट में आजकल हम आईटी का इस्तेमाल करते ही हैं, इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ साथ हम लोगों को इंक्लूसिव एक पार्ट बनाना पड़ेगा आईटी गवर्नेंस को। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहता है कि बिजनेस जो आईटी है, मतलब बिजनेस में आपके आईटी से जो वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो। इसके लिए आईटी को जो होता है वो रिस्क फ्री होना पड़ेगा, मतलब रिस्क कम होना चाहिए और हमारे बिजनेस की स्ट्रैटेजी से हमेशा अलाइन होना चाहिए, मतलब हमारा बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो होता है वो एक ही दिशा में होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात के लिए आईटी गवर्नेंस करने के लिए सीईओ, सीएफओ और सीआईओ को लायबल किया गया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये सब आईटी गवर्नेंस को डेवलप करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए ये लोग जिम्मेदार होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईटी गवर्नेंस में एक बात और लिखी हुई है कि इंटरप्राइज गवर्नेंस जैसा ही आपका जो ये आईटी गवर्नेंस है वो होता है, लेकिन इंटरप्राइज गवर्नेंस में जब आईटी पर ज्यादा फोकस किया जाता है तो उसको हम लोग आईटी गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका आईटी गवर्नेंस जो होता है वो सबसेट होता है इंटरप्राइज गवर्नेंस का। न केवल ये इंटरप्राइज गवर्नेंस का आईटी गवर्नेंस सबसेट होता है, बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी ये सबसेट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आईटी गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा होता है, लेकिन आईटी गवर्नेंस पे इसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि आईटी गवर्नेंस इंटरप्राइज गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसेट होता है। हम लोग यहां पर बात करते हैं आईटी गवर्नेंस एंड गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी के बारे में। तो आपके स्टडी मेटल के हिसाब से टॉपिक नंबर 1.5 है जो हमें आईटी गवर्नेंस एंड गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी के बारे में बताता है, आईटी गवर्नेंस एंड जीईआईटी के बारे में बताता है। यानी कि पहले हम लोगों को आईटी गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को जीईआईटी के गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी के बारे में पढ़ना है। मैं आपको याद दिला देना चाहूं कि मैंने क्या बोला था कि आईटी गवर्नेंस एंड गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी यानी कि जीईआईटी दोनों टर्म आपस में इंटरचेंजेबल है, लेकिन जीईआईटी का स्कोप ब्रॉडर है और मैक्रो कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करता है। जीईआईटी का, गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी का कंसेप्ट जो होता है वो ब्रॉडर होता है और ज्यादा फोकस करता है वो मैक्रो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता है। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक नंबर 1.5 स्टडी मेटल के हिसाब से उसमें हमारा पहला पार्ट है आईटी गवर्नेंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये आईटी गवर्नेंस क्या होता है? आईटी गवर्नेंस आईटी से रिलेटेड इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस का इवेल्युएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर करने का प्रोसेस होता है। आईटी गवर्नेंस क्या होता है? आईटी से रिलेटेड जितने भी सारे चीजें प्रोसेस होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस को, अकाउंटेबिलिटी को और कंप्लायंस को, ईएसी को इवेल्युएट
डायरेक्ट एंड मॉनिटर करने का मीन्स एंड मैकेनिज्म देता है। आईटी गवर्नेंस एक ऐसा गवर्नेंस है जो कि आईटी से रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस जितने भी होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस को इवैल्यूएट करने का, डायरेक्ट करने का और मॉनिटर करने का मीन्स एंड मैकेनिज्म देता है। यहां पर हम लोगों को आईटी गवर्नेंस में 3 बातें पढ़नी है। पहली बात पढ़नी है की प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। आईटी गवर्नेंस के स्टेटस को जानने के लिए क्या क्या की प्रैक्टिसेस होते हैं, मतलब आप स्टेटस जानना चाहते हो कि हमारे बिजनेस में क्या स्टेटस है आईटी गवर्नेंस का, ठीक है। तो इसके लिए जो की प्रैक्टिसेस बताए गए हैं ये हमें पहला पढ़ना है। दूसरा यहाँ पर क्या पढ़ना है कि आईटी गवर्नेंस के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऋतिक रोशन का, हम लोगों ने लक्ष्य मूवी का एग्जाम्पल लेके देखा कि यहाँ पर बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस हम लोगों ने देखा था, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस भी देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बेनिफिट देखने के बाद हर एक जितने भी बेनिफिट होते हैं उसके लिए कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो क्रिटिकली इंश्योर करने होते हैं। इन 3 बातों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। आईटी गवर्नेंस के स्टेटस को जानने के लिए आपको की प्रैक्टिस, तो इस चाइनीज के साथ आप चाइनीज की तरह कराटे का प्रैक्टिस आप करते हो, हूं हाउ हाउ व्हाट व्हाट हाउ हाउ, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये की प्रैक्टिस है आईटी गवर्नेंस को। इसकी फोटो मैंने आपको सिर्फ याद करने के लिए दिखाई, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर देखते हैं की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। यहाँ पर हु पहला आप जो है बना सकते हो हु, दूसरा हाउ और तीसरा व्हाट। हु, हाउ एंड व्हाट, ये की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस, ठीक है। तो मान लो कि आप यहां पर आईटी यानी कि रोबोट के साथ जो है वो आप कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि आपका स्टेटस इतना ज्यादा है कि आपने खुद के घर में रोबोट खरीदी हुई है और आप जो है उसके साथ कराटे का प्रैक्टिस करते हो, तो हु, हाउ, व्हाट, हु, हाउ जो कराटे की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन स्टेटस, आपका स्टेटस इतना अच्छा है आईटी गवर्नेंस। तो यहां पर सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आता है, हु, मतलब कि कौन डिसीजन को डायरेक्ट कंट्रोल और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। कौन करेगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने वाला आखिर कौन है, ये स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस को बताता है कि हमारा जो है आईटी गवर्नेंस में को मतलब कौन उसको डायरेक्ट करेगा, आईटी गवर्नेंस मतलब आईटी के एक्टिविटीज को कौन डायरेक्ट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा और जो है एग्जीक्यूट करेगा आईटी से रिलेटेड डिसीजंस को, हाउ। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा डिसीजन से रिलेटेड है, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, हाउ डिसीजन, ठीक है। हाउ द डिसीजन आर मेड, कैसे डिसीजन लिया जाएगा। और डिसीजन लेते वक्त में कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे तो उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है हमें, इस बारे में बताता है, हाउ एक्सेप्शंस आर टू बी हैंडल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है मॉनिटर एंड इंप्रूव रिजल्ट। जो कुछ भी गवर्नेंस के रिजल्ट में आपको आईटी को यूज करने से जो भी खामियां मिली उस बात को मॉनिटर करना और उसको इंप्रूव कैसे करना है, तो ये चीज हमें देखना है। ये भी की प्रैक्टिस है कि क्या क्या हमारी खामियां हैं उसको मॉनिटर एंड इंप्रूव करना है। उसके बाद हमें आता है अगला पॉइंट व्हाट, ठीक है। तो व्हाट में बोलता है कि क्या इंफॉर्मेशन लगेगा डिसीजन लेने में, डिसीजन लेने में आपको क्या जानकारियां लगेगी, ठीक है, क्या जानकारियां लगेगी आपको डिसीजन लेने में। दूसरा कि यहां पर क्या बोलता है कि डिसीजन लेने के लिए आपको क्या मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, डिसीजन लेने के लिए आपको क्या मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो ये की प्रैक्टिस हुआ आपके स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस को जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि कौन डायरेक्ट कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन को, कौन करेगा, कैसे डिसीजन लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट हमें बोलता है कि कैसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगा डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैसा मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी डिसीजन लेने के लिए, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा और जो जितने भी गवर्नेंस जो हमने अप्लाई किया है उसके रिजल्ट को कैसे मॉनिटर करना है और कैसे इंप्रूव करना है। ये जो की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन आईटी गवर्नेंस होता है ये बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस ये जिम्मेदारी किसकी होती है, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट की। दूसरी चर्चा हम लोग करते हैं आईटी गवर्नेंस में बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस। बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस को याद करने के लिए कि आपको आरती करने का बेनिफिट ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलता है बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आपको डेली सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर आप लगातार हर रोज जो है आरती करते हो, ठीक है। तो आरती करना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है, रेदर देन आप अगर अदर काम करते हो तो आरती करना ज्यादा अच्छा है। तो इस बात को हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस के क्या बेनिफिट होते हैं। तो लेकिन देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में क्योंकि जमाना हाईटेक आ गया है, सारे काम आप लैपटॉप पे करते हो, आपको बहुत आलस होता है कि दिया जला के आरती करने का, इसीलिए ना आपने ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है या ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है जिससे ऑटोमेटिकली आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लैपटॉप पे ही आरती कर लेते हो, हम जगदीश सर है, ठीक है। तो ये बेनिफिट ऑफ आईटी होता है गवर्नेंस में आपके आईटी का बेनिफिट, अदरवाइज मत लेना, मैं याद करवाने के लिए बोला।
और यहां पर हम लोगों को दो चीजें को इंक्रीज होगा, डिलीवर एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इंक्रीज डिलीवर एंड सेटिस्फैक्शन, इंप्रूव ARTI, बेटर रादर देन, इसे सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, आईटी के इस्तेमाल से वैल्यू डिलीवरी को इंक्रीज करता है, आईटी के इस्तेमाल से वैल्यू डिलीवरी को इंक्रीज करता है, यूजर के सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस से, ठीक है। तो पहला दो बातों को इंक्रीज करता है, ठीक है, वैल्यू डिलीवर्ड आईटी यूज से, वैल्यू जो डिलीवर किया जाएगा आईटी यूज से उसको इंक्रीज करता है, यूजर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज से, इंप्रूव करता है ARTI यानी कि एजिलिटी को इंप्रूव करता है, एजिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस होता है, ठीक है। तो आईटी का यूज करोगे तो आपका रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होगा ही, ठीक है। तो बिजनेस नीड को सपोर्ट करने के लिए आईटी का जो है रिस्पॉन्सिवनेस है उसको इंप्रूव करता है, यानी कि एजिलिटी को इंप्रूव करता है। आईटी से रिलेटेड रिस्क जो होती हैं उसको मिटिगेट करना ओवरऑल बेसिस पे इस बात को इंप्रूव करता है कि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके, यानी कि रिस्क को इंप्रूव नहीं करता है, रिस्क को डिक्रीज करता है। उसके बाद जो होता है ट्रांसपेरेंसी, और यहां पर कंट्रीब्यूशन देता है किसी भी बिजनेस में आईटी का इस्तेमाल से, आईटी का जो आप इस्तेमाल करो उसमें ट्रांसपेरेंसी देता है। तो एजिलिटी, रिस्क रिड्यूस, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रेट, यहाँ पे आई से इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, इंटीग्रेट करता है सारे लॉ एंड रेगुलेशन को अपने आप में, ठीक है, अपने आप में। ये जो आईटी गवर्नेंस होता है, जितने भी आईटी से रिलेटेड कानून होते हैं, चाहे वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्यों ना हो, उसको भी आपस में इंटीग्रेट करता है। इसके बाद बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस देता है। ये तो जाहिर सी बात है कि बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस मतलब आईटी के यूज से आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा और परफॉर्मेंस आपको बढ़ेगा, इसलिए बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद बोलता है कि इनेबलर फॉर चेंजेस, ठीक है, ये आपके चेंज में रुकावट नहीं करता है, बदलाव को ये बढ़ावा देता है कि आप अपने बेटर बिजनेस प्रोसेस को और भी बेहतर बनाओ आईटी का इस्तेमाल से। इस बात को इनेबलर करता है, ना कि आईटी गवर्नेंस आपको बाधा देता है, उल्टा इनकरेज करता है, ठीक है। और आईटी रिसोर्सेज का आपका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। आईटी के जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं और सर्विसेज होते हैं, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। ये आपके आईटी गवर्नेंस का बेनिफिट होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर एवरी डिफाइंड बेनिफिट इट इज क्रिटिकल टू इंश्योर। हर डिफाइंड बेनिफिट के लिए कुछ बातों को इंश्योर करना काफी क्रिटिकल है। कौन कौन सी बातें हैं जो आपको काफी क्रिटिकल है? तो फॉर एवरी डिफाइंड बेनिफिट क्रिटिकल टू इंश्योर, तो ये जो सोने का अंडा है इसका ओनर कौन है, यानी कि हर बेनिफिट का जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, ओनर। क्या आपका जो बेनिफिट मिल रहा है आईटी का इस्तेमाल से उसका कोई लिंक है बिजनेस से, उसका नेक्सस, डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए। क्या बेनिफिट होगा और कब बेनिफिट होगा वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। क्या क्या एजम्पशन लिया है आपने बेनिफिट को असेसमेंट करने के लिए, आपने बेनिफिट का अंदाजा लगाने के लिए क्या क्या एजम्पशंस वगैरह सब लिया है, उस बातों का जो है वहां पर इंश्योर करना काफी जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मीजर यहाँ पर जो भी मीजर होंगे आपके बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई करना है, और टाइमली एंड एक्यूरेट डिसीजन कैसे लिया जाता है आपके आईटी के इस्तेमाल से, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है ओनरशिप। हर एक डिफाइंड बेनिफिट के लिए अभी अभी जो हम लोगों ने बेनिफिट देखा, इंप्रूव आरती, ठीक है, डिलीवर सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। उसमें बोलता है सबसे पहले आपको हर एक बेनिफिट के लिए ओनरशिप डिफाइन करना है और एग्रीड होना है। मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा वो डिफाइन होना चाहिए, न केवल डिफाइन होना चाहिए, उनसे हमने एग्रीमेंट करके भी रखा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद जो भी हमारा बेनिफिट होता है आईटी के यूज से, जो भी बेनिफिट होता है हमारा, वो सारे बेनिफिट जो होते हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए, मतलब हमारे बिजनेस डायरेक्शन में होने चाहिए। मतलब आईटी बेनिफिट और बिजनेस बेनिफिट जो है हमारा अलाइन होना चाहिए। उसके बाद रियलिस्टिक टाइम एंड डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। बेनिफिट को रियलाइज करने का क्या टाइम होगा वो रियलिस्टिक होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि किस वक्त बेनिफिट मिलेगा। आज आईटी लगाया तो बेनिफिट ऐसा नहीं हो कि मेरे को 20 साल के बाद मिले, ठीक है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए सारे बेनिफिट। जो आपने बेनिफिट का असेसमेंट किया है उसके लिए आपने क्या क्या एजम्पशंस लिए हैं, क्या क्या डिपेंडेंसी और क्या क्या रिस्क जो है उसको कंसिडर किया है, वो अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। एजम्पशन, डिपेंडेंसी और रिस्क जो होते हैं वो आईटी के यूज से, ये बात को इंश्योर करना भी आपके लिए जरूरी है। फिर यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट आता है बेनिफिट को मेजर करने के लिए आपके पास एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होना चाहिए, या फिर ऑब्टेन करना आसान होना चाहिए। एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होना चाहिए या फिर आसान होना चाहिए, जिससे आप जो है बेनिफिट को मेजर कर पाओ। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी, यानी कि जीईआईटी। मैं आपको याद दिला देना चाहूं कि मैंने बोला था कि आईटी गवर्नेंस और जीईआईटी ये दोनों टर्म आपस में इंटरचेंजेबल है और जीईआईटी ब्रॉडर कंसेप्ट को कवर करता है। तो गवर्नेंस ऑफ इंटरप्राइज आईटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हमें दो बातें मुख्य रूप से करनी है, क्या बेनिफिट होता है जीईआईटी का और की गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या होता है जीईआईटी का।
बेनिफिट क्या होता है जीआईटी का और की गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या होता है जीआईटी का, दो बातें हमें मुख्य रूप से पढ़नी है। तो हम लोग बात करते हैं यहां पर गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी सबसेट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, मतलब ठीक आईटी गवर्नेंस की तरह, जैसा आईटी गवर्नेंस सबसेट होता था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वैसे जीईआईटी भी गवर्नेंस मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसेट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज विशेष ध्यान क्या दिया जाता है कि आपको इंटरप्राइज लेवल पर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा। जीआईटी बोलता है कि आपको इंटरप्राइज लेवल पर आईएस कंट्रोल आपका काफी मजबूत होना चाहिए, यानी कि जीआईटी एक फ्रेमवर्क भी देता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के लिए होता है। ये प्रोवाइड करता है आईटी गवर्नेंस की फैसिलिटी को, यानी कि जीआईटी आपने लगा दिया तो आपकी आईटी गवर्नेंस की फैसिलिटी भी सारी आपको मिल जाएगी। ये डिफाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को हर एक लेवल के मैनेजमेंट के लिए, मतलब हर एक लेवल के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो होती है इस बात को जीआईटी डिफाइन करता है। तो गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी ये सबसेट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क को भी विद इन एंटरप्राइज इंप्लीमेंट करता है। ये प्रोवाइड करता है आईटी गवर्नेंस की फैसिलिटी और ये हर एक लेवल के मैनेजमेंट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। जब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने की बात आती है गवर्नेंस चैप्टर में, तो आपको आरएसीआई चार्ट क्या होता है ये आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। आरएसीआई चार्ट की चर्चा कर देनी है कि आरएसीआई चार्ट अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा डाला तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से गवर्नेंस के लिए आप बांट सकते हो मैनेजमेंट के बीच में। तो गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी में पहली बात हम लोग पढ़नी है हमें बेनिफिट क्या क्या होता है। गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। पहला बेनिफिट है हमारा कि कंसिस्टेंट अप्रोच से आईटी को और बिजनेस स्ट्रैटेजी को लगातार अलाइन करके रखा रहना चाहिए। जीआईटी आपने लगाया है तो ये तो बेनिफिट हर जगह आपको मिलेगा। अलाइन करना है आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को और आईटी स्ट्रैटेजी को, ताकि आपकी आईटी स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्ट्रैटेजी एक ही दिशा में रहे। यानी कि आईटी स्ट्रैटेजी को आपको सपोर्टिव टूल की तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करना और बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ आपका अलाइन रहना चाहिए। इस बात को इंश्योर करने वाला कौन है? जीईआईटी है। तो ये पहला बेनिफिट है, कंसिस्टेंट अप्रोच से अलाइन करना, ठीक है, विथ बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो यहां पर हम लोग अगर याद करने के लिए देखा जाए तो यहां पर आप एक चीज को याद रखोगे तो सारे पॉइंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है बेनिफिट ऑफ जो जीआईटी होता है। ठीक है, तो आईटी को अगर आप बिजनेस से अलाइन करते हो, ठीक है, आईटी को अगर आप बिजनेस से अलाइन कर देते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, और आपका बिजनेस डिसीजन जो है हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, कानून का पालन करते हुए आपका बिजनेस डिसीजन जो होता है हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है आईटी का इस्तेमाल करने से, तो फिर आपको जो है इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर करना काफी आसान हो जाएगा। तो पहली बात हमें अलाइन विथ बिजनेस स्ट्रैटेजी, दूसरा इंश्योर इंटरेस्ट एंड बेनिफिट फॉर द बिजनेस। तो हमेशा आपको बिजनेस बेनिफिट के लिए आईटी का इस्तेमाल करना है। तो हमेशा जो भी आईटी डिसीजन हो वो बिजनेस के बेनिफिट के लिए हो, इस बात को इंश्योर करने वाला कौन है? इंटरेस्ट एंड बेनिफिट फॉर बिजनेस को इंश्योर करने वाला कौन है? जीआईटी है। जो भी डिसीजन होता है आईटी से रिलेटेड उसको इंश्योर रखता है कि वो बिजनेस के हित में हो। तीसरा, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। तो यहां पर जीआईटी इंश्योर करता है कि जो भी हमारे आईटी से रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जो भी बिजनेस प्रोसेस है हमारे जो आईटी से हो रहा है वो इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो इस बात से हम लोगों की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी तो हमारा जो स्टेक होल्डर रहेगा उसका भरोसा काफी बढ़ेगा और कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो कानून का पालन करते हुए इंश्योर करता है कि आईटी रिलेटेड प्रोसेस इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाइंस जो है उस बात को कंफर्म करता है। आपका जीआईटी अगर आपके साथ है तो आईटी से रिलेटेड सारे जो है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो आपके कंफर्म है कि आप उसका पालन कर रहे हो। तो जब भी आईटी गवर्नेंस की भी बात आती है तो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की चर्चा आप कर ही सकते हो। रिक्वायरमेंट्स फॉर बोर्ड मेंबर्स, तो यहां पर जीआईटी आपको एक चीज और बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बताता है सारे के सारे बोर्ड मेंबर को, यानी कि इंश्योर करता है कि बोर्ड मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है गवर्नेंस करने के लिए, आईटी गवर्नेंस करने के लिए बोर्ड मेंबर्स की जरूरत क्यों होती है। तो ये बेनिफिट ऑफ जीआईटी होता है, अलाइन करता है बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ, इंश्योर करता है इंटरेस्ट एंड बेनिफिट फॉर बिजनेस, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखता है आईटी से रिलेटेड बिजनेस का, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लाइंस करता है और बोर्ड मेंबर्स के रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है कि बोर्ड मेंबर की आखिर जरूरत क्या क्या क्यों होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं की गवर्नेंस प्रैक्टिस ऑफ जीआईटी। जीआईटी मतलब में की गवर्नेंस प्रैक्टिस, केजीपी। तो आपको यहां पर जो है की गवर्नेंस प्रैक्टिस कई जगह आते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर नहीं है। आप ऐसा नहीं मान सकते हो कि
KGP जहां पर भी आएगा, की गवर्नेंस प्रैक्टिस जहां भी आएगा वहां पर E, D और M आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर की गवर्नेंस प्रैक्टिस ऑफ GEIT के की गवर्नेंस प्रैक्टिस में हमें गवर्नेंस सिस्टम में इवेलुएट करना है, डायरेक्ट करना है और मॉनिटर करना है। गवर्नेंस सिस्टम का इवेल्युएशन करना है, डायरेक्शन देना है और मॉनिटर करना है उसी हिसाब से, ठीक है। तो EDM करना है, ये हमारा की प्रैक्टिस है। GEIT करने के लिए हम लोगों को EDM करना है गवर्नेंस सिस्टम का। गवर्नेंस सिस्टम का EDM कर डाला मतलब आपका GEIT का प्रैक्टिस जो है वो काफी अच्छा है। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टॉपिक की चर्चा करते हैं, इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने का मतलब क्या हो गया कि स्टेक होल्डर लोगों को लगातार इंगेज रखता है और डायरेक्शन जो भी हमारे बिजनेस के होते हैं उसको करंट और अपडेट रखता है। तो लगातार जो है इंगेज रखता है स्टेक होल्डर लोगों को, और हमारे जो भी IT से रिलेटेड डिसीजन है वो करंट एंड अपडेटेड बिजनेस के हिसाब से होने चाहिए। तो इंगेज स्टेक होल्डर्स एंड करंट एंड अपडेट डिसीजन। उसके दूसरा डायरेक्ट लीडरशिप क्राइटेरिया को जो है वो डायरेक्ट करता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि RACI चार्ट के थ्रू हम लोग कोड ने मैनेजमेंट की सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करी थी। तो जहां पर GEIT के थ्रू सारे एरिया को जो है आपको कवर करके रखता है, यानी कि डायरेक्शन देता है प्रॉपर। मॉनिटर करता है ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ गवर्नेंस, जितने भी ऑपरेशन होते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड उस बात को मॉनिटर करता है। मॉनिटर करता है ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ गवर्नेंस। हम लोग सारी चीजों को रिवाइज करते हैं फिर से। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ने देखा था 1.1, जिसमें हमें डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया था। उस डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, असेसमेंट करना है और आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है। किन किन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, GRC के एस्पेक्ट को ऑडिट IT वातावरण में कैसे करेंगे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी बिजनेस की टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए। असेसमेंट करना है जो टेक्नोलॉजी हम लगाने वाले हैं और उसके इंपैक्ट को। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हमारा गोइंग कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है इस बात को असेसमेंट करना है, और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्ट्रेटजी को हमें असेसमेंट करना है। तीसरा आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क को, उससे होने वाले सिक्योरिटी कंट्रोल और मैनेजमेंट अप्रोच को। तो ये टॉपिक नंबर 1.1 में हम लोगों ने देखा था। यानी कि डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, अंडरस्टैंड करना है GRC को, ऑडिट को और बिजनेस में बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या लगाएंगे। आइडेंटिफाई एंड रिव्यू करना इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क को, कंट्रोल को, सिक्योरिटी को और मैनेजमेंट अप्रोच को। असेसमेंट करना है हम लोगों को टेक्नोलॉजी जो है, असेसमेंट करना है हम लोगों को टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग लगा रहे हैं और लगाने का उसका इंपैक्ट क्या होगा। दूसरा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग को गोइंग कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को। उसके बाद हम लोगों ने की कंसेप्ट और गवर्नेंस की चर्चा शुरू की थी टॉपिक नंबर 1.2 की। आपको की स्टेक होल्डर लोगों को वैल्यू डिलीवर करनी है, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ टॉप मैनेजमेंट को रिस्क लेना पड़ता है, और टॉप मैनेजमेंट को बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करता है। और जहां पर डेलीगेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वहां पे यानी कि अकाउंटेबिलिटी शेयर होती है, वहां पे गवर्नेंस का कंसेप्ट अराइज होता है। ये की कंसेप्ट और गवर्नेंस है। तीन टर्म इसमें हम लोगों को पढ़ना है, गवर्नेंस, एंटरप्राइज गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंटरप्राइज गवर्नेंस के ही दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको कन्फॉर्मेंस नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा था यानी कि बिजनेस गवर्नेंस। गवर्नेंस जो होता है वो ग्रीक वर्ड गवर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू स्टीयर। ये मींस एंड मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर लोगों को, ताकि वो सारे काम को इवेल्युएट कर सके, उसी के हिसाब से डायरेक्शन दे सके और डायरेक्शन को मॉनिटर कर सके। तीसरी बात हम लोगों ने देखी थी गवर्नेंस के बाद हम लोगों ने देखा था एंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे में। ये सेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड प्रैक्टिस होता है जो कि बोर्ड मेंबर के लिए मेन रूप से होता है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके तहत जो है बिजनेस हमारा सही दिशा में जा सके और हमारे कंट्रोल सिस्टम काफी अच्छा हो, उसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो एंटरप्राइज गवर्नेंस टॉप मैनेजमेंट को बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बिजनेस सही से डायरेक्शन में जाए उसके लिए बोलता है, यानी कि सेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड प्रैक्टिस देता है, मतलब एक फ्रेमवर्क देता है जिसके तहत टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन मिलता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और रिस्क को मैनेज करने के लिए। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके सारे के सारे कोड फिट करते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक था कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कन्फॉर्मेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस बताता है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस होता है, मतलब ऐसा सिस्टम देता है जिसकी मदद से स्टेक होल्डर लोगों को ठीक से वैल्यू डिलीवर की जा सके। इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना बहुत जरूरी है, ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सस्टेनेबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट करता है। सॉक्स यानी कि सार्बेन्स ऑक्सिलरी एक्ट क्लॉज नंबर 49 इन सब में कन्फॉर्मेंस पर्सपेक्टिव पर काफी स्ट्रेस दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक यहां पर आता है बिजनेस गवर्नेंस या परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं। बिजनेस गवर्नेंस या परफॉर्मेंस जो होता है वो सही डायरेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छा हो इसके लिए होता है। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए कई टूल्स एंड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड वगैरह सब। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू डिलीवर जो की जाए इसके लिए स्ट्रैटेजी जो है बनाई जाती है। यहाँ पर ऑडिट कमेटी और कई सारी ऐसी अथॉरिटी बनाई जाती है जो परफॉर्मेंस ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस बात को जो है वो जान सके।
इसके बाद हम लोगों ने देखा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस के बारे में। आईटी के कारण रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए रिस्क के हिसाब से आपको कंट्रोल लगाना भी जरूरी है, और आईटी गवर्नेंस करना जो होता है मैंडेटरी कर दिया गया है बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से, बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से। बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस में हम लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी देखी थी। ये बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस में हम लोगों ने देखा था मिशन एंड स्ट्रेटजी, इनकरेज इम्प्लीमेंटेशन, स्टेबिलिटी एंड ओवरकमिंग, रिलेशनशिप एंड सेटिस्फैक्शन एंड इफेक्टिव डिसीजन। तो यानी कि हम लोगों ने यहां पर देखा था जो मिशन एंड स्ट्रेटजी ये इंश्योर करता है कि इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव और मिशन को हम लोग सही दिशा में मतलब पा रहे हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट डिसीजन है हमारा, और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क जो होती है वो हमारी सही है। इनकरेज करता है कि आईटी का यूज जो होता है वो खुद करे या फिर आईटी को आउटसोर्स करे, दोनों स्थिति में आपके बिजनेस का बिहेवियर जो है अच्छा रहे, यानी कि आईटी के आने से आपका बिजनेस का बिहेवियर खराब ना हो जाए। इंप्लीमेंट करता है डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस को, ठीक है, इंप्लीमेंट करता है और इंटीग्रेट करता है हमारे आईटी स्ट्रैटेजी के साथ। यानी कि मिशन क्या होता है गवर्नेंस का, कि हमारी आईटी को जो है वो इंप्लीमेंट करे सही दिशा में। गवर्नेंस में केवल आईटी को ही नहीं बल्कि अदरवाइज ब्रॉडर कंसेप्ट को कवर किया जाता है। आईटी गवर्नेंस में केवल आईटी पर फोकस किया जाता है, और गवर्नेंस एक ब्रॉड टर्म है जो केवल टेक्नोलॉजी को नहीं अदरवाइज ही कवर करता है। लेकिन क्योंकि हम लोग इसका सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए ज्यादातर पॉइंट हम लोग जो है आईटी के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड ओवरकम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ओवरकम करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस में। इंप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी कि कस्टमर के साथ और वगैरह सबके साथ जो है इंप्रूव करता है रिलेशन, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। उसके बाद इफेक्टिव डिसीजन, जो प्रीति जिंटा की वजह से इफेक्टिव डिसीजन ले पाया, लाइफ में कुछ कर पाया ऋतिक रोशन, इसलिए तो आईटी प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव और स्ट्रेटेजिकली अलाइन डिसीजन जो होता है वो डिफाइन करता है। यानी कि बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस में आपको लक्ष्य मूवी की याद जरूर से आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आईटी गवर्नेंस के बारे में चर्चा करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये चाहता है कि बिजनेस जो होती है उसमें आईटी का इस्तेमाल करने से ज्यादा से ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर पाए। आईटी गवर्नेंस के लिए जो आपका यहाँ पर सीईओ, सीएफओ या सीआईओ जो होता है वो जिम्मेदार होता है, मतलब वही डिजाइन करेगा, वही डेवलप करेगा और वही जो है पालन करेगा आईटी गवर्नेंस का। यहाँ पर अगर इंटरप्राइज गवर्नेंस जैसा ही होता है हमारा आईटी गवर्नेंस, लेकिन फोकस आईटी पे ज्यादा किया जाता है ये जो होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आईटी गवर्नेंस सबसेट होता है इंटरप्राइज गवर्नेंस का। आईटी गवर्नेंस आईटी से रिलेटेड जो भी बिजनेस प्रोसेस होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस को इवैल्यूएट, डायरेक्ट एंड मॉनिटर करने के लिए होता है। उसके बाद हम लोगों ने की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस देखा था। इसमें हम लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस की थी? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस हमको जानना है। क्वेश्चन हमेशा याद रहे, स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस जानना है, यानी कि टेक्नोलॉजी आपका स्टेटस ऐसा है कि आप रोबोट के साथ जो है कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये की प्रैक्टिस ऑफ स्टेटस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। हु यानी कि कौन डायरेक्ट कंट्रोल और एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन को, इस बात का हम लोगों को प्रैक्टिस करना है कि भाई सही बंदा होना चाहिए। दूसरा हाउ, कैसा डिसीजन लिया जाएगा, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा। उसके तीसरा है हमारा कि मॉनिटर एंड इंप्रूव करना है रिजल्ट को, जो भी हमारी खामियां है उसको पता लगने के बाद। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर व्हाट में क्या आता है कि यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन लगेगा डिसीजन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन तो चाहिए होता है डिसीजन लेने के लिए, क्या लगेगा और क्या मीन्स एंड मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, किस मीन्स एंड मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद की प्रैक्टिस टू डिटरमाइन के बाद हम लोगों ने आरती के बारे में चर्चा की थी। आरती में हम लोगों ने देखा था बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस। तो आईटी गवर्नेंस का बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहले इंक्रीज करता है डेली सेटिस्फैक्शन, डी से डिलीवरी, यानी कि वैल्यू डिलीवरी आईटी के यूज से डिक्रीज करता है। यूजर का सेटिस्फैक्शन आईटी सर्विस से इंप्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंप्रूव की बात करते हैं, उसमें हम लोगों ने ARTI देखा था, बिजनेस नीड्स को सपोर्ट करने के लिए एजिलिटी को इंप्रूव करता है, आईटी रिलेटेड रिस्क को मिटिगेट करता है और ओवरऑल मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है, ट्रांसपेरेंसी देता है हमारे, और जो कंट्रीब्यूशन जो होता है बिजनेस में आईटी का उसको इंप्रूव करता है। उसके चौथा नंबर पॉइंट हमें बोलता है इंटीग्रेट करता है सारे लॉ एंड रेगुलेशन को, सारे कानून को, जिससे उसका कंप्लायंस अच्छे तरीके से हो पाए। बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस देता है, इनेबलर फॉर चेंज होता है, बिजनेस प्रोसेस को अच्छा करने के लिए आईटी रुकावट नहीं बनता है, इनहिबिटर नहीं होता बल्कि इनेबलर फॉर चेंज होता है, और आईटी रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है, इस बात को भी इंकरेज करता है। तो बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस में आपको आर्थिक की याद आनी चाहिए। फॉर एवरी डिफाइंड बेनिफिट, इसमें सोने के अंडा का याद आना चाहिए आपका, ठीक है। तो हर बेनिफिट के लिए ओनरशिप डिफाइन और एग्रीड होना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है ये डिफाइन होना चाहिए। हर एक आईटी बेनिफिट के जो आपके रिलेवेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है उससे लिंक्ड होना चाहिए, यानी कि आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी से आईटी स्ट्रैटेजी जो है अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेनिफिट आपका कब रियलाइज होगा, उसको इस बात की रियलिस्टिक जो भी होगा वो रियलिस्टिक होना चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। टाइम होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा टाइम होना चाहिए कि भाई आईटी लगाने से कब आपको एक्चुअली बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट जो रियलाइज होने वाला है उसके लिए आप क्या क्या एजम्पशन, क्या क्या डिपेंडेंसी और क्या क्या किस किस बात पर डिपेंडेंट और क्या क्या रिस्क को एज्यूम करके चल रहे हो, इस बात को भी हम लोगों को इंश्योर करना क्रिटिकल होता है। उसके हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और इंश्योर करना होता है कि एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होगा कि नहीं, या फिर हम लोग ऑप्टेन करना आसान होगा कि नहीं, ताकि हम लोग बेनिफिट को मेजर कर पाए आगे चल के, जब आईटी लगाने से एक्चुअल में हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी की। ये सबसेट होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये इंप्लीमेंट करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क को एंटरप्राइज लेवल पर। ये प्रोवाइड करता है आईटी गवर्नेंस की फैसिलिटी को, और ये हर एक लेवल के मैनेजमेंट की आरएसीआई चार्ट के थ्रू रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी को डिफाइन करता है। बेनिफिट ऑफ जीआईटी, बेनिफिट ऑफ जीआईटी में हम लोगों ने देखा कि ये कंसिस्टेंट अप्रोच से आईटी और बिजनेस स्ट्रेटजी को लगातार अलाइन करके रखता है। जो भी डिसीजन होता है आईटी से रिलेटेड उसको इंश्योर करता है कि वो बिजनेस के हित में हमेशा हो। तीसरा, जो भी हमारा आईटी रिलेटेड प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपेरेंट रखता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट रखता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि गवर्नेंस बेनिफिट, उसके बाद क्या है कि लॉ एंड रेगुलेशन का जो भी पालन होता है वो सही तरीके से कर पाता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फॉर बोर्ड मेंबर की क्या जरूरत होती है वो जीआईटी हमें डिफाइन करके बताता है। उसके बाद की गवर्नेंस प्रैक्टिस ऑफ जीआईटी, इसमें हम लोगों को इवैल्यूएट करना है, डायरेक्ट करना है और मॉनिटर करना है। यानी कि इवैल्यूएट करना है मतलब हम लोगों को स्टेक होल्डर लोगों को एंगेज रखना है, और उसके बाद जो हमारा डिसीजन जो भी होगा वो करंट एंड अपडेटेड बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से होना चाहिए। डायरेक्ट करता है मैनेजमेंट में लीडरशिप क्राइटेरिया को, यानी कि हायरार्की को डायरेक्ट करता है ये गवर्नेंस सिस्टम के लिए। उसके बाद मॉनिटर करता है ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ गवर्नेंस। इस प्रकार से अब तक जो हम लोगों ने देखा उसकी चीजों को हम लोगों ने रिवाइज की, और अगले वीडियो में वापस से फिर हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, और कई बार हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियो में भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए जयराम जी की।